हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पिछले 8 साल के दौरान उत्तराखंड में 6,46,337 राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। आपको बता दें कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में ही सबसे अधिक फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए और रद्द भी हुए हैं। और हिमालयी राज्यों में मिजोरम ही है जहां सबसे कम 4,103 राशन कार्ड रद्द हुए हैं। वहीं राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर से मिली जानकारी के मुताबिक पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड में फर्जी राशन कार्ड बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं। ये केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के बाद राशन कार्ड के चले सत्यापन अभियान से मुमकिन हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे 4.28 करोड़ जाली राशन कार्ड रद्द करने की सूचना अब तक मिली है। और इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अजय, भारी मात्रा में फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं, आखिरकार कैसे इतनी बड़ी चूक? सबसे पहले तो देखिए, चूंकि अब सभी राशन कार्डों का जो सत्यापन है वो किया जा रहा है और जो लोग जिन पते पर मौजूद नहीं हैं उनके राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चूंकि इसको आधार से भी जोड़ा गया है तो ऐसे में जो लोग फर्जी हैं वो लोग खुद ही इससे दूर हो जा रहे हैं और ये सारा फर्जीवाड़ा धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है। क्योंकि ये पूरा मामला एक बार और एक साल का नहीं है, काफी लंबे समय से ये प्रक्रिया चली आ रही है। पूरे 8 साल का लगभग ये डाटा है जिसके बारे में बताया गया है। और चूंकि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां से एक सकारात्मक संदेश पूरे भारत में जाता है, भारत के साथ साथ विश्व के अन्य हिस्सों में भी जाता है और उत्तराखंड की एक अलग पहचान है। अगर इस तरह की रिपोर्ट उत्तराखंड के बारे में आएगी तो जाहिर है उत्तराखंड के लिए हित के लिए अच्छा नहीं है, उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि सकारात्मक संदेश के साथ साथ कई ऐसे विषय भी होते हैं जहां पर खुद को स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां कमियां हैं उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जाए। और जब राशन कार्ड बनाए जाते हैं तो राशन कार्ड बनाते समय जो तमाम फर्जीवाड़े की स्थितियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, चाहे सरकारी कर्मचारियों की गलती हो या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी गलतियां रही हों। इन सारी कमियों को, इन गलतियों को सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो इसी तरह का संदेश हमेशा जाता रहेगा। हालांकि राशन कार्ड को लेकर के चूंकि जिस तरह से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मानक हैं जो लोग उन मानकों से ऊपर हैं, उसके बावजूद वो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों में अपना नाम जुड़वा लेते हैं। तो ऐसे में उनके नाम भी काटे जाते हैं और कई ऐसे लोग हैं उनकी वजह से जिनको वो राहत मिलना चाहिए, वो राशन मिलना चाहिए, वो समय पर उनको उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि दूसरे के हक का राशन दूसरा तीसरा खा जाता है। तो ऐसे में सरकार की ओर से ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इसी वजह से ये अभियान जैसे जैसे चला है, जिस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस तरह से ये बताया जा रहा है, तो अब चूंकि ये जो बड़ा संदेश आया है और ये जो फिगर आया है अपने आप में एक चौंकाने वाला फिगर हम जरूर कह सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड के लोग हमेशा इस बात का संदेश देते रहे हैं कि वो गलत कार्य नहीं करना चाहते हैं। उत्तराखंड से कोई ऐसा संदेश बाहर नहीं जाता है जिसको लेकर के लोग ये सोचे कि उत्तराखंड में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड से हमेशा एक अच्छा संदेश जो यहाँ आते हैं लोग वो भी लेके जाते हैं और उत्तराखंड के लोग भी सभी लोगों के लिए एक आदर्श का विषय बने रहते हैं। तो ऐसे में चूंकि जो ये रिजल्ट आया है, ये आंकड़ा आया है, ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। अजय जी, फिलहाल ये अच्छा संदेश नहीं है, आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। बड़ी बात यह है इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा घोटाला हो गया है, लेकिन इस बीच पिसता कौन है? देखिए, इसमें पूरे मामले में जो आम जनता है उसी का नुकसान होता है क्योंकि कई बार ऐसे मानक जो बनाए गए हुए होते हैं उन मानकों में जो लोग शामिल हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए, समय पर उनको वो लाभ नहीं मिल पाता है और बाकी जो बीच के लोग हैं वो उसका फर्जीवाड़ा करके लाभ उठा लेते हैं और
ये जो सामने तथ्य जब आते हैं तो उसके बाद उन लोगों का नुकसान होता है जिनको ये मौका मिलना चाहिए था। क्योंकि बाद में पता चलता है कि चूंकि जिनको 3 साल 4 साल पहले से जो राशन मिलना चाहिए था वो अब मिलने की जरूरत उनको अब संभावना दिख रही है। तो ऐसे में जो पीछे का जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, नेता हैं, वो भी अपने निजी लाभ के लिए कई बार ऐसे राशन कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे लोगों को जो मानक में नहीं आते हैं उनको भी उसी श्रेणी में रखवा देते हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यही है अजय जी, देखना होगा आखिरकार इसकी भरपाई अब कैसे की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 का सचिवालय में शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका जल्द निस्तारण भी किया जाएगा। यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो उसे सीएम हेल्पलाइन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई है उसके स्टेटस अपडेट की पूरी जानकारी उन्हें मिले। मुख्यमंत्री धामी ने सतर्कता विभाग के 2 इंस्पेक्टर को विवेचना करने के लिए टैबलेट भी प्रदान किए। सतर्कता विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी विवेचना के लिए टैबलेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। इस पर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, जिसके लिए ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। और इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुभाष बर्तवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, क्या उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त अब हो जाएगा इस ऐप के जरिए? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और निरंतर सतत चलने वाला कार्यक्रम है। और देखिए, मैं समझता हूं कि ये उसमें एक और जो है कदम सरकार का है। 1064 जो वेब ऐप जो है उसको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने तैयार किया, उसको आज समर्पित किया है मुख्यमंत्री जी ने। उससे पहले उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी के जो अपने भ्रष्टाचार से संबंधित या अन्य शिकायतें होती थी वो सीएम ऐप पर भी जो है लोग करते थे, लेकिन जो खासकर भ्रष्टाचार से संबंधित जो शिकायतें हैं उनके लिए ये ऐप निर्धारित किया गया है। किसी भी प्रकार के तमाम जो सेवा संबंधी विभाग हैं उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को कुछ कहना हो तो उस ऐप पर जाकर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसीलिए इस ऐप का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और इस तरह के कदम लगातार उठाने का प्रयास है। और सरकार पहले भी जो है तमाम भ्रष्टाचार के जो मामले रहे हैं उन पर बहुत जीरो टॉलरेंस के साथ काम करती रही है। बिल्कुल सुभाष जी, अगर बात की जाए तो कदम काफी सराहनीय है, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे क्या इस ऐप के जरिए ये ऐप जो है वो सुचारू रूप से कार्य करेगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन नंबर की ही हम बात कर लें, उस पर भी हमें तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती है। क्या ऐप में भी कुछ इस तरीके की मुश्किलें? नहीं, देखिए, तकनीकी तौर पर अब नेटवर्क का कोई दिक्कत कहीं हो किसी प्रकार की, वो तो अलग विषय है। बिजली की लाइन होती है, कहीं लोकल फॉल्ट आते हैं, लेकिन पावर हाउस तो जो पावर लगातार चलती है। इसीलिए इसमें अगर कहीं कोई इस तरह का नेटवर्क संबंधी कोई दिक्कत होगी वही हो सकती है। बाकी ऐप के अंदर तो किसी प्रकार का मैं समझता हूँ कि कोई उसमें लकूना नहीं है कि लोगों को जो है उस पर जाने में दिक्कत हो, अपनी शिकायत दर्ज करने में दिक्कत होगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि नहीं होगा। और यदि कभी इस तरह की चीजें होती हैं तो उसके लिए बाकायदा जो है विभागीय स्तर पर जो तकनीकी टीमें हैं वो काम करती हैं, उसको दुरुस्त करेंगी। और ये जैसा मैंने पहले कहा कि लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है नए नए प्रकार के औजारों को ईजाद करना हो, नए नए प्रकार के विभागों की कर्मचारियों की तैनाती का विषय रहा हो, ये लगातार जारी है। NH-74 से लेकर जो समाज कल्याण विभाग का जो भ्रष्टाचार रहा या फिर शिक्षा विभाग का, उन तमाम इस प्रकार के जो प्रयास है, इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लाभकारी हुए हैं और उससे जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को
लगाने में जो है मदद मिली है सरकार। बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक सराहनीय कदम के तौर पर बिल्कुल सुभाष जी हम इसको देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। प्रदेश की धामी सरकार जल्द शहर के लोगों को पार्किंग की समस्या से मुक्ति देगी। आपको बता दें कि प्रदेश में नए पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को वाहनों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दे दिए हैं। और उन्होंने कहा कि राज्य में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित किए जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने पिछले साल राज्य स्वास्थ्य योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मामूली प्रीमियम पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रावधान दिया गया था। आपको बता दें कि इस योजना से जुड़े कुछ पेंशनर्स इलाज में आई दिक्कतों को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट चले गए। वहीं हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर पेंशनर्स को उक्त योजना से अलग होने की छूट दे दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्टेट हेल्थ एजेंसी की पेंशनर्स से विकल्प भरने को भी कहा था। इसी क्रम में राज्य भर में 10,000 पेंशनर्स ने विकल्प दिए थे। कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति एटीएम की क्लोनिंग पर एटीएम खाता धारकों के खातों से लाखों रुपए निकालने के बाद 1 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बता दें कि इस इनामी ठग को एसटीएफ हरियाणा की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको पुलिस अपनी एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। और जाहिर सी बात है, एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। नगर पंचायत कार्यालय के पास गरीबों के लिए बने 100 कमरों के आवंटन की प्रक्रिया नगर पंचायत प्रशासन ने तेज कर दी है। जानकारी देते हुए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पूजा टमटा ने बताया कि समाचार पत्रों में विपत्ति जारी की गई है, जिसमें 20 अप्रैल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बाद आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ नगर पंचायत के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए ही है और जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कमरों का आवंटन कर दिया जाएगा। नगर पंचायत लालपुआ द्वारा जो 100 आवासों का आवंटन होना था, इसकी प्रक्रिया जो है काफ़ी समय से गतिमान थी, जिस हेतु एक टीम का भी गठन किया गया था। टीम ने 100 लाभार्थियों का चयन किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसमें 14 जो लाभार्थी हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिनको पुनः गठन किए जाने, जिनका पुनर्चयन किए जाने हेतु एक प्रस्ताव वोट में रखा गया था। और अभी वर्तमान में उन जो 14 लाभार्थी कम हो गए थे, उनका भी चयन कर लिया गया है। अब जो है इसका आवंटन निश्चित तौर पे इस महीने में कर दिया जाए। हरिद्वार जेल से 65 कैदी रिहा किए गए। लंबे समय से प्रदेश की जेलों में कैद बुजुर्ग कैदियों की रिहाई को लेकर के राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए थे, पर कोरोना की तीसरी लहर के चलते कैदियों की रिहाई संभव नहीं हो सकी थी। अब अपर सचिव गृह अतर सिंह की तरफ से कैदियों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने पुष्टि करते हुए बताया कि शासन का आदेश मिल चुका है। कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। आज इनको रिहा कर दिया गया।
उत्तराखंड के छोटे बड़े नगरों को पार्किंग सुविधा को लेकर बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 232 स्थानों पर पार्किंग निर्माण का निर्णय लिया है। इसमें से 27 स्थानों पर काम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अभी पार्किंग का अभाव है। इस कारण वाहन सड़कों पर ही पार्क होते हैं, जिससे जाम की समस्या और विकराल होती है। इस कारण आवास विभाग पार्किंग सुविधा बढ़ाने पर जोर दे रहा है। विभाग प्रथम चरण में 27 स्थानों पर पार्किंग निर्माण की स्वीकृति संबंधित जिला विकास प्राधिकरणों को दे चुका है। इसके अलावा दूसरे चरण में 185 अन्य स्थानों पर पार्किंग निर्माण की तैयारी है। इसमें शहरों के अलावा यात्रा मार्ग के साथ ही पर्यटन स्थलों के छोटे छोटे कस्बे भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो हरिद्वार में पार्किंग की समस्या को लेकर के अगर हम बात करें तो इसको लेकर के एक पहल की जा रही है प्रशासन की तरफ से, जहां पर राज्य में पार्किंग को लेकर के अब एक बड़ी राहत दी जा रही है। नए पार्किंग स्थल वहां पर खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से पार्किंग की जो समस्या है वो थोड़ी कम हो जाएगी और साथ ही सुचारू रूप से आगे कार्य भी किया जाएगा। राज्य में पार्किंग को लेकर के ये बड़ी राहत जो है वो पार्किंग वासियों को दी जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने निरंजनपुर स्थित कृषि उत्पादन मंडी का औचक निरीक्षण किया। मंडी परिसर में गंदगी का अंबार देखकर मंत्री जोशी काफी नाराज नजर आए। उन्होंने परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देश देते हुए 15 दिनों के बाद साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लेने की भी बात कही। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य की कृषि उत्पादन मंडियों में बेहतर कृषक सुविधाओं के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंडियों में मानव संसाधन की कमी के कारण होने वाली अव्यवस्थाओं को बहुत जल्द ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मंडियों में रिक्त पड़े तकरीबन 156 पदों के सापेक्ष भर्ती हेतु जल्द से जल्द अधियाचन प्रेषित किया जाए। कृषि उत्पादन मंडी का निरीक्षण किया गया, जिस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा मैन पावर की भी जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। कृषि उत्पादन मंडी का निरीक्षण किया गया, जिस दौरान तमाम कमियां जो है वो उन्होंने देखी थी, जिसके चलते वो काफी ज्यादा नाराज भी नजर आए। और नाराज होने के बाद अगर बात की जाए तो उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश अब दे दिए हैं। साफ सफाई को लेकर के भी चाहे हम बात कर लें, इसके अलावा चूंकि मैन पावर की कमी वहां पर बताई जा रही है, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें हैं जो हो रही हैं, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों को फिलहाल अब सख्त निर्देश दे दिए हैं। मेरा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं, इतनी गंदगी यहाँ पर है। मैंने मास्क लगाया था, उसका उससे खाली हुआ जा रहा था, तो बेचारे जो लोग यहाँ पर अपना सामान बेचने आते होंगे या सब्जी वाले सामान लेते होंगे, इस प्रकार बोलते होंगे। इसलिए मैंने इनको निश्चित किया, 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे। मैंने कहा 10 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन, क्योंकि 15 दिन के बाद मैं अगर आऊँगा तो यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी सीमा तक जाएंगे। क्योंकि हम जब मंडी शुरू लेते हैं तो लोगों को सुविधाएं देना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने यहाँ के सेक्रेटरी को घोषित कर दिया। साथ ही मैंने एक चीज़ देखा कि मैंने इनसे पूछा कि लोगों ने खुले में टॉयलेट वहाँ पर मैंने कई जगह देखा है। उन्होंने बताया कि मात्र 2 टॉयलेट हैं, तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में 2 टॉयलेट प्राप्त नहीं है। आज अक्सर तो टेम्परेरी टॉयलेट हाथों बन जाते हैं, आप उनकी व्यवस्था करिएगा, ताकि क्योंकि दैनिक क्रिया को कोई रोक नहीं सकता, उसकी मजबूरी हो जाती है। जब बहुत हुआ है तो ट्रक के पीछे ने बताया कि ट्रक के पीछे जाके लोग गंदगी कर देते हैं, तो सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए मैंने कहा है। दूसरा, इस मंडी को शिफ्ट करने का हमारा प्रोग्राम है, सरकार में इसकी फाइल चल रही है। मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करके, क्योंकि ये मंडी 89 में बनी थी, उस समय की आबादी के हिसाब से ये पर्याप्त थी, लेकिन आज डे बाई डे देहरादून फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस मंडी को बाहर शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड में दावानल की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। यही बीते 2 दिनों से कीर्तिनगर
हिंदोला खाल, बढ़ियागढ़ और सेंड्री में आग के कारण कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। वहीं इस वनाग्नि के कारण पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अब वनों की आग कीर्तिनगर में रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है। ऐसे में आग की चपेट में इन इलाकों में लगे फलदार पेड़ भी आ गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि तारकुल गर्म करने के लिए लगाई गई आग ही जंगलों में फैल गई है। वहीं कीर्तिनगर के रेंजर बुद्धि भल्लव ने बताया कि कीर्तिनगर, हिंदोला खाल और बढ़ियागढ़ में आग लगने की सूचना मिली थी। ऐसे में वनकर्मियों को मौके पर भेजकर वनाग्नि को बुझा दिया गया था। साथ ही जगह जगह वन विभाग की टीम तैनात की गई। इसके साथ ही घटनाओं पर नजर भी बनाए रखे हुए। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा जाता है या कुछ ऐसी शिकायत सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आया है जहां 2 दिन से अगर हम बात करें तो जंगलों में काफी ज्यादा भीषण आग लगी हुई है। फिलहाल कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब पूरी निगरानी जो है वो वहां पर रखी जा रही है और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर जंगल में कोई भी आग लगाते हुए वहां पर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिहायशी इलाकों तक ही आग पहुंच चुकी है, जो कि काफी ज्यादा गंभीर मामला भी अब बन चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।